A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, this is me, Sir Mehboob. My YouTube channel Indicate with Sir Mehboob. ये YouTube चैनल बनाने का सबसे बड़ा मकसद स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा करना है। इसमें इंशाल्लाह मैं एमडीकेट के तमाम लेक्चर्स, तमाम सिलेबस को कवर करवाऊँगा, जिसमें मैंने पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट लिया। केमिस्ट्री को मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह बायो की तरफ और फिर इंशाल्लाह फ़िज़िक्स की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह इस चैनल पर मैं एमडीकेट के हवाले से ऐसे सोर्स से नॉलेज प्रोवाइड करूँगा जो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। तो केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक चलेंगे। जो टॉपिक्स एमडीकेट के सिलेबस में होंगे वो उसी को कवर करेंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा चीज़ों को जो एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक ना हो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरे ये मशवरा है कि आप सिर्फ अपनी प्रोविंस की बुक को ही रीड करें। यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता जाऊँगा और आपको अपने प्रोविंस की बुक ज़रूर उसके साथ साथ पढ़नी है। और जो पहला चैप्टर है इसमें तकरीबन इसकी इम्पोर्टेंस ये हाई हील्ड है। इसे तकरीबन 2 से 3 MCQs हर साल आ रहे होते हैं। जो पहले क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल होते हैं या डेफिनेशन बेस होते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। और जो दूसरे हैं वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे आ रहे होते हैं, जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी होती है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स ज़रूर आनी चाहिए जो आपको आने वाले कंसेप्ट्स में मदद देगी। सबसे पहले है मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम लोग कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। उसके बाद ये रिजर्व्ड है फॉर एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट के लिए ही रिजर्व्ड है। इसे न्यूक्लियन नंबर भी हम लोग कह रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आता होगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मीन्स टू कंपेयर, कि हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुआवजा करें। ये भी रिजर्व्ड है फॉर एलिमेंट्स के लिए। ये क्या है? वो मास किसी एटम के एलिमेंट का, एटम ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी वो मास किसी एलिमेंट का जो हमारे पास हासिल हो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने के बाद। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ किसी एलिमेंट के मास को कंपेयर करने पर जो मास हमें मिले उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसे मैं ऐड करते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये आगे समझा दूंगा। हम क्यों वाई वी कंसिडर कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग कार्बन ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं स्टैंडर्ड मानते हैं हम लोग? इसके फॉलोइंग रीजंस है, जिसमें पहला जो रीज़न है वो ये है कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें 12, 13 और 14 हैं। जो कार्बन 12 है वो एग्जिस्ट करता है एबेंडेंटली, जो मतलब यूनिवर्स में तकरीबन 99% हमारे पास कार्बन 12 है। और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है एबेंडेंटली वो स्टेबल होती है। दूसरा ये कि ये इनके जो फिगर है, जो वैल्यू है वो फिक्स्ड एटॉमिक मास है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनमें यहाँ पर इस पॉइंट के बाद कुछ दूसरे नंबर्स आ रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जो कार्बन 12 है वो 12.0000 जा रहा है AMU। इसका फिक्स एटॉमिक मास है। ये AMU क्या है? जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड AMU। एक कार्बन के एटम को उठाए, उसके 12 टुकड़े करें, जो एक टुकड़ा होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। 1 AMU किसके बराबर है? 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। 1.661 यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी यूनिट को चेंज कर दिया है ग्राम में, तो 10⁻24 ग्राम एंड 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻21 मिलीग्राम। यूनिट को चेंज करके वो आपसे पूछ सकते हैं इन फिगर्स को आपने ज़रूर याद रखना है। और 1 AMU 1 डेल्टन के बराबर है, ये भी आपने याद रखना है। फिर चलते हैं हम फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। फ्रैक्शनल से ही मालूम है कि जो पॉइंट्स की शक्ल में हो, इसे एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। मासेस इन डेसिमल पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। हाउ कैन वी गेट? हम कैसे हासिल करते हैं? एलिमेंट्स के आइसोटोपिक मासेस होते हैं। एलिमेंट्स के हमें पता है आइसोटोप होते हैं, यानी मीन्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर होते हैं वो आइसोटोपिक मासेस। और इनके रिलेटिव अबंडेंस, एक आइसोटोप 99% होगा तो दूसरा 0.256% और तीसरा मुख्तलिफ परसेंटेज के होते हैं। रिलेटिव अबंडेंस उनके मुख्तलिफ होती है ऑफ आइसोटोप्स। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मैं इंशाल्लाह आगे थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास नियॉन 1020 है, नियॉन 1021 है, नियॉन 1022 है।
इसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92 है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी अबंडेंस 0.256% है, और इसकी अबंडेंस 8.86% है। जिसकी अबंडेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अभी फ्रैक्शनल एटॉमिक और एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे मालूम करेंगे? इसका मास उठाएंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे। इसका मास उठाएंगे और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका मास उठाएंगे और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे सब पर। हमारे पास नियोन का जो एटॉमिक मास है या फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास है वो 20.18 AMU आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल में आपको फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के मिलेंगे, वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। अभी आते हैं हम हमारा एक और बेसिक टर्म जो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की क्या मानी है? वो एलिमेंट्स हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो। आपको नज़र आ रहा है 666 और डिफरेंट मास नंबर 12 13 14। डिफरेंट मास नंबर किस वजह से होते हैं? न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं। अभी आइसोटोप्स के बारे में आपको कुछ बातें आनी चाहिए कि आइसोटोप्स में क्या चीज़ें सेम होती है और क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं 666, तीनों में 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। ग्रुप नंबर भी सेम होगा, जैसे कि कार्बन जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो तीनों ये जो आइसोटोप है वो ग्रुप नंबर 4 से ही ताल्लुक़ रखेंगे। पीरियड नंबर भी सेम होता है, यानी इसका जो अगर पीरियड नंबर 2 है तो इन तीनों का आइसोटोप्स का पीरियड नंबर भी 2 होगा। वैलेंसी किसे कहते हैं? कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो तीनों जो आइसोटोप है वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन भी इनके सेम ही होंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट है आइसोटोप्स में कौन सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं? जिसमें पहला है मास नंबर। इनके मास नंबर डिफरेंट है, 12 13 एंड 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें 6 न्यूट्रॉन, इसमें 13 से 6 निकाले तो 7 और 14 से 6 निकाले तो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन तीनों आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है। हाफ लाइफ डिफरेंट है। हाफ लाइफ उसे कहते हैं कि वो अपने मुकम्मल का आधा रह जाए, तो इनके हाफ लाइफ डिफरेंट होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। इनका रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है। इनकी रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट है और इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफरेंट है। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि आइसोटोप्स हैविंग मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 वो मोस्ट अबंडेंट है। यानी वो आइसोटोप्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो, मतलब 4 to 8 और 4 to 8, फिर उसके बाद 12 16 इस तरह के मास नंबर आ रहे हो तो वो अबंडेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि ओ मच सी काफ़ी, इसे याद करने का तरीका ओ मच सी काफ़ी। ऑक्सीजन 8 16, देखिए मास नंबर 16 मल्टीपल ऑफ 4 है। 24 12 24 मल्टीपल ऑफ 4 है। 28 मल्टीपल ऑफ 4 है। 40 मल्टीपल ऑफ 4 है। और हमारे पास जो 56 मल्टीपल ऑफ 4 है। ये तमाम के मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इनके जो आइसोटोप्स है वो अबेंडेंट होंगे। फिर उसके बाद कैल्शियम और पैलेडियम, इनके 6 सिमिलर नंबर ऑफ आइसोटोप। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ आइसोटोप सेम है, तो कैल्शियम और पैलेडियम के 6 नंबर ऑफ आइसोटोप 6 आइसोटोप्स है, तो इनके सिमिलर नंबर ऑफ आइसोटोप्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके हुए? टिन के हैं, जिनके आइसोटोप्स 11 हैं। उसके बाद आपको ये आना चाहिए कि आइसोटोन्स किसे कहते हैं। आइसो जब भी लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब है सेम, तो आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि कार्बन 6 13 और नाइट्रोजन 7 14। 13 से 6 निकाले तो 7 और 14 से 7 निकाले तो 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन्स हुए। आइसोबार्स, आइसोबार मतलब सेम, आइसो मीन सेम, बार मतलब मास नंबर, सेम मास नंबर। देखिए 6 14 7 14 दोनों के मास नंबर सेम हो। कैल्शियम 20 40 और आर्गन 18 40 दोनों के मास नंबर सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, प्लस का ये मानिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, प्लस 2 के मानिए ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी एक्सप्लेन किया है कि सोडियम 11 और इसका मास नंबर 23, तो 1s2 2s2 6 3s1, लास्ट चेन में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर प्लस कर दे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 1s2 2s2 6 3s0, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स में रह गए। उसके बाद मैग्नीशियम 12 24 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर दो में निकाल दो तो 1s2 2s2 2p6 3s0, तो 10 इसमें और इसमें दोनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हुए? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए।
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि हम लोग रिलेटिव अबेंडेंस कैसे मालूम करें। जैसे कि अभी मैंने आपको नियॉन का बताया था कि नियॉन की रिलेटिव अबेंडेंस 90.56 इस तरह समथिंग थी। तो आपको वो रिलेटिव अबेंडेंस आप कैसे मालूम करेंगे, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आप याद कर लें इंशाल्लाह, ये बड़ा आसान ट्रिक है। क्या है कि आपने सबसे पहले रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप, मतलब जो रिलेटिव अबेंडेंस हेवियर आइसोटोप का आपने पहले वो निकालना है। इसका फार्मूला ये है, द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप इज इक्वल टू द डेसिमल पार्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव आइसोटोपिक मास। रिलेटिव आइसोटोपिक मास RIM मीन्स रिलेटिव आइसोटोपिक मास। RIM, ये आप कंफ्यूज न हो जाए, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। RIM की क्या मानी है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। मतलब रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप इज इक्वल टू द डेसिमल पार्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव आइसोटोपिक मास इनटू 100। ये आपने याद रखनी। अभी मैंने मिसाल के तौर पर जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। सही, मैंने 35 और 37 इन दोनों की रिलेटिव अबेंडेंस मालूम करना है कि ये नेचर में कितना है और ये नेचर में कितना है, ये मैंने मालूम करना है। मैंने पहले रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप अगर आपको मालूम हो जाए तो जो रिमेनिंग होगा वो लाइटर आइसोटोप की अबेंडेंस होगी। अभी अब इसमें हैवियर कौन सा है, 35 है 37, तो 37 है। तो इसका मैंने पहले क्या निकालना है, इसका पहले मैंने रिलेटिव अबेंडेंस निकालना है। तो रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप डेसिमल पार्ट क्या है, ऐसी जो हमारे पास क्लोरीन का एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में वो 35.5 है। तो डेसिमल पार्ट का पार्ट क्या हुआ, 0.5 हुआ। डेसिमल पार्ट 0.5 हुआ। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव आइसोटोपिक मास, ये हमारे पास आइसोटोप्स हैं, इनमें जो डिफरेंस है 37 से 35 निकालें तो 2 है। तो 2 इसका डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव आइसोटोपिक मास है इंटू 100। 100 को 2 पे डिवाइड कर तो 50 रह जाएगा। 50 को हाफ कर दो, 0. मतलब 5 मतलब 50 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 25% रह जाएगा। तो हमारे पास मतलब ये जो हैवियर आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबेंडेंस 25% है। तो रिमेनिंग जो 75% है वो कौन सा हुआ, वो 35 हुआ। तो ये मैंने लिखा है कि क्लोरीन जो 37 है हैवियर है वो तो 25% है, और क्लोरीन जो 35 है वो 75% है। ये रिलेटिव अबेंडेंस मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज भी करा रहा है किया हुआ है कि विच इज़ एन आइसोबार पेयर। आइसोबार मीन्स सेम मास। अभी देख यहाँ पर 4 है इसका मास, इसका 3 है तो आइसोबार नहीं है। यहाँ पर +3 है माइनस, इसे आइसोबार नहीं है। यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14, तो ये क्या हुआ, आइसोबार हुआ। मतलब मीन्स सेम मास नंबर हो। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये अभी देखिए 4 से 2 निकाले कितना रहा 2, 3 से 1 निकाले 2, तो ये क्या हुए, आइसोटोन्स हुए। क्या हुए, आइसोटोन्स हुए, मतलब सेम न्यूक्लियर नंबर। एल्यूमिनियम +3 और फ्लोरीन माइनस, तो ये दोनों क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक हुआ। फिर इसके बाद इन दोनों का मास 14 और 6, 14 और 7, ये तो आइसोबार थे। और ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स है। देखिए एक का मास नंबर 79 एक का 80, तो ये क्या हुए, आइसोटोप्स। आइन, आइन क्या है, एन स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। केटाइन है और एनाइन। केटाइन मीन्स पॉजिटिव आइन, एनाइन मीन्स नेगेटिव आइन। केटाइन इसमें पॉजिटिव, ये केटाइन किसे कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 से इसका एटॉमिक नंबर 11 उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो सोडियम आयन बन जाता है। तो फॉर्म होता है बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और हमने कहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के 3 हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन में ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ। केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। यहाँ पर देखिए सोडियम का जो एटॉमिक जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है या साइज है वो 186 पिकोमीटर है। जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेल एक कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है और इसका साइज 95 पिकोमीटर रह जाता है। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे पास केटाइन है उसका पेरेंट वो पेरेंट एटम से छोटा होता है। यहाँ पर एनाइन मतलब नेगेटिव आयन फाउंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास एनाइन बनेगा। ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एनर्जी खारिज करेगा। और ये रिडक्शन है, रिडक्शन की भी हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन की एक मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रिडक्शन प्रोसेस है। ए9 इज बिगर देन पेरेंट एटम। अगर देखिए क्लोरीन 99 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो एक शेल बढ़ जाता है, शेल साइज बढ़ जाता है, तो
जिसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स और होंगी, वो पढ़ा दूँगा इंशाल्लाह। तो आपने जुड़े रहना है और कम से कम एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। वस्सलाम।